राइटर बने वो। यस, कहानीकार थे। बचपन से ही कहानियाँ बनना अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं था किस में जाऊँ। कभी लगता था कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, कभी लगता था कि आर्मी में जाना चाहिए, कभी लगता था कि नहीं ये सब छोड़ो, मुझे तो एक्टर बनना चाहिए। इनफैक्ट एक्टर बनने के घर से वो मुंबई भी आए, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। यस, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने बागी 2 लिखी। वो डायलॉग है ना, वो बागी 2 का बड़ा ही फेमस, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है। ये भाई इन्होंने ही कहा है। चलिए, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो और मराहिल हमें गुफ्तगू के इनके साथ तय करना है। चलिए मिलाते हैं आपको नीरज कुमार मिश्रा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने शुरू किया है। अभी तो हमने शुरू। और एक और डायलॉग बागी का, बागी बनो पर किसी मकसद के साथ। बिल्कुल। बगावत बिल्कुल। आपने भी की, लेकिन मकसद के साथ। शुरुआत में ये मकसद क्यों नहीं मिल रहा था आपको जब आप बिहार में थे? कभी स्पोर्ट्स में जाना है, कभी आर्मी में जाना है, जर्नलिज्म भी किया, कभी कुछ एक्टर भी अब बनूंगा। तो क्या कहानी बनना आपने वहीं से शुरू किया था? इत्तेफाकन हुआ क्या ये आपका राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनना, या फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि यहाँ जाना है? हमारा जो परिवार था वो मतलब फिल्म फैनेटिक था। हर इंसान, उसमें ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको फिल्म से प्यार लगाव नहीं था, प्यार नहीं था। मतलब उस समय जो सिंगल थिएटर का ज़माना था, तो उसमें हमारे एक सबसे छोटे मामा थे, राजू मामा। हाँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारे टिकट्स जा करके वो लेके आए। एंड इट वाज लाइक उस समय जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट मिलते थे तो वो लगता था ट्रॉफी। तो ये सब देखते देखते मैं बड़ा हुआ। मतलब ये ज्ञान जो है आपको हाँ। अपने पापा से और अपने घर से ही मिलता था पहले ही? बिल्कुल। वो मतलब ऐसे था कि ये पार्ट एंड पार्सल है, ये तो डिस्कशन होता ही रहेगा। अदरवाइज मेरी फैमिली इज मतलब बंच ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड एकेडमिक्स में नंबर 1। सो तो मैं आई एम द ओनली ब्लैक शेप जो मैं यहाँ पर। जिसने एक बार मेरे नाना जी ने मेरे नाना जी अशोक कुमार जी के क्लासमेट हुआ करते थे भागलपुर टीएनबी कॉलेज में। तो मतलब दोनों दोस्त थे। उन्होंने एक बार चिट्ठी भी इनको, मेरे नाना जी को भेजा था कि तुम बॉम्बे आ जाओ, लेकिन परिवार वालों ने बोला कि ये सब नहीं, सूट नहीं करता हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए नहीं, कोई नहीं, तुम अपना यहाँ रहो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तो शायद वो बगावत बच्चे में आगे के जनरेशन में इनग्रेन हो गया। और मैं कब वहाँ से यहाँ पहुँच गया मुझे पता नहीं। बागी बनो पर किसी मकसद के साथ। इत्तेफाक था कि ये बागी मेरी पहली फिल्म, कमर्शियल फिल्म हुई। हाँ। लेकिन इन जनरल मैं हमेशा से बागी ही रहा हूँ। हाँ, मतलब ये अच्छा हुआ ना आपकी लाइफ के साथ, पहली जो फिल्म आपको यहाँ मिली वो बागी ही मिली। हाँ। क्योंकि वो नाम ही सजेस्ट करता है कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं बगावत की है। हम ये कह सकते हैं इत्तेफाकन हुआ ये आपके साथ। किस्मत को कुछ मंजूर था, आपको बॉलीवुड में उसे लाना था, वो ला खड़ा कर लिया आपको बहुत सारे मराहिल तय करते करते। कौन से फिल्मी डायलॉग आपको ज्यादा भाते थे, मतलब जिन्होंने बड़ा असर किया? हमारा उस समय बचपन में एक वो था, एक फेवरेट डायलॉग था, हमेशा मैं लोगों को बोला करता कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू और लोग मतलब कहते थे कि बहुत एटीट्यूड है, एरोगेंट है, मतलब। लेकिन मुझे वो एटीट्यूड, मैं वो जब बोलता था ना तो मुझे सिर्फ बच्चन साहब उस समय ध्यान आते थे। वो नहीं लगता था कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो एक हैंगओवर आप कहिए फिल्मों का। और फिर आपको कौन बनेगा करोड़पति जो पहला असाइनमेंट शायद आपका था जी, उसके लिए कैसे आपका इंतखाब हुआ, वो किस तरह से आपको मिला? डिफेंस सर्विसेज में मैंने ट्राई किया था। मैंने रिटर्न भी निकाले, बट जब तीसरी बार मेरा रिजेक्शन आ गया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया। हाँ, दिल थोड़ा सा, मतलब वो करना चाहता था। हर बार जब इंटरव्यू लेटर आता था तो मुझे लगता था अब हो गया, लेफ्टिनेंट नीरज कुमार मिश्रा बन गया। तो बड़ा गमगीन हो गए होंगे आप। हाँ। तो बहुत ही वो था, निराशा हो गई। उस समय ये केबीसी शुरू होने वाला था। शुरुआत में उस शो का नाम कौन बनेगा लखपति था, बाद में उसका ओवरनाइट नाम चेंज किया गया। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वहाँ पर ज्वाइन किया था, मतलब जानने वाले के किसी सीनियर ने। तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई करता हूँ, बिकॉज
इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज, और ये सब तो मैं सुबह से शाम तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, तो आई वॉज अवेयर, आई हैड साइंस बैकग्राउंड, फिर जनरल अवेयरनेस, ये सब वो सब मैं, तो आपके लिए इजी था? तो वो लेफ्ट हैंड जॉब था मतलब। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो इंटरेस्टेड है जो भी है, तो उसको बोलो कि 25 क्वेश्चन का सेट बना करके एक दो। तो मैंने बना करके भेजा, तो उनको पसंद आ गया। उन्होंने कॉल किया आपको? उन्होंने कॉल किया मुझे और आप ऐसी जर्नी शुरू हो गई। हाँ, मतलब जिस दिन उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू हुआ, और उसी दिन उन्होंने बोला कि आज से शुरू हो जाओ। मतलब जहाँ पे भी आपने काम किया, कुछ ना कुछ आपने सीखा है। और कहीं पे भी आप काम करो, आपको निराशा नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आपको। ये आपकी हेल्प भी करता है लाइफ में। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक इनर प्रोसेस ही है। आप सही कह रहे हैं कि जब आपको लगता है ना कि आप कुछ भी काम करो, चाहे आज मेरा कुछ नया असाइनमेंट आता है, आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना जो पिछला से बेहतर इसमें दूं, और मैं कुछ सीखूं, और शायद अगर अपने आगे के जनरेशन जो नई पीढ़ी है उसको कुछ सिखा सकूं। जैसे ये फिल्म जो अभी हमने बनाई है समानांतर, इसमें उस पूरी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में आई वाज द ओनली एक्सपीरियंस गाय। अदरवाइज सारे इंक्लूडिंग द सिनेमेटोग्राफर सब कॉलेज पास आउट। इस फिल्म को बनाने के लिए आप किसी बड़े स्टार कास्ट का भी इंतखाब कर सकते थे, या ये स्क्रिप्ट लेकर आप किसी बड़े स्टार के पास गए थे कि इस तरह का है मेरे पास? ये फिल्म भी एक इत्तेफाक था। कहीं ये कोविड के दौरान तो नहीं बनी? जी हाँ। आपके जहन में आई, काम कुछ नहीं था और सोच? इत्तेफाक मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। हुआ यूं कि कोविड के दौरान हम लोग सब अपने अपने फ्लैट में बंद थे बॉम्बे में, तो मैं भी 6 महीने बंद था। और उस समय मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म थी जो ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े स्टूडियो के पास थी 1.5 साल से। मतलब एज अ राइटर? एज अ राइटर, इट वाज बिगर देन बागी 2। तो वो 1.5 साल तक थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो बैक शीट पे चली गई। तो वो मतलब प्रोजेक्ट सेल हो गया, एंड अगेन आई वाज डिसहार्टेंड। सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से ना अपनी गाड़ी उठाऊंगा, आई विल ड्राइव टू माई होम टाउन। तो ना स्क्रिप्ट थी, ना कोई प्लान था, कुछ भी नहीं था, बस मैं अपने फादर को विजिट करने गया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर इधर उधर मिलने लगा, फिर लोगों से बातें होने लगी। फिर एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने वहाँ पर वो बात निकली कि यहाँ भी फिल्म बनानी चाहिए, अपने रीजन का भी एक थोड़ा सा, क्योंकि बिहार का एक सर्टेन स्टीरियोटाइप फिल्में बनती है वहाँ पे, तो उसको कौन ब्रेक करेगा? अगर तुम लोग इनिशिएटिव नहीं लोगे तो कौन करेगा? तो ये बात बोला, तो मैंने बोला कि चलो मैं भी कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। ये पेपर में आ गया, नाउ इट बिकेम ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तो अब ये हो गया कि अब किसी तरह से करना है। तो हमने सोचते फिर ये एंथोलॉजी का आइडिया है। अब इट वाज ए डेफिनेटली एक स्टार कास्ट का अलग ही वैल्यू हो जाता है, बट वो फिल्म उस जमीन की थी। हाँ, करेक्ट। उस जमीन तो वहीं के लोगों को तो मैं आपने इस्तेमाल किया है। पूरी फिल्म में मैंने वहीं के लोगों को इस्तेमाल किया जो उस लैंग्वेज को बोल पाते हैं। इट्स अ बाइलिंगुअल, हिंदी और एक वहाँ की भाषा है मैथिली। बट द आइडिया जो है फिल्म का, वो जो कर्मा है ना कि पलट का आता ही है। हाँ, पलट के बुरा आता करोगे है। आप अच्छा करो या बुरा करो, आपके अकाउंट में वो ऐड हो रहा है, खाते में जुड़ जाता है। तो जितने हमारे फिल्म में जितने भी लोग थे उसमें सारे मतलब न्यू कमर्स थे, एक्सेप्ट मी। एक्सेप्ट यू? एक्सेप्ट मी। जब सारे न्यू कमर्स हैं, उनसे डायलॉग्स बुलवाना, उनसे एक्टिंग करवाना, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बड़े प्रोडक्शन में काम किया है, अलग अलग लेवल के, लेकिन वो जो प्रोडक्शन था जो इन मतलब न्यू कमर्स के साथ, मेरा एक ही था कि अगर राम जी वानर सेना लेकर के लंका जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं इन यंग लोगों के साथ एक फिल्म नहीं बना सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हर एक राइटर यही सोचे, क्या होता है ना, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब चाहते हैं कि कंटेंट है, कंटेंट चाहिए, अच्छे राइटर्स चाहिए। राइटर्स की कमी नहीं है, राइटर्स बहुत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अगर वो न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाएंगे, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहुत सालों तक वो डिब्बा बंद रहती है फिल्म।
और अंजाम कुछ नहीं होता, तो उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसके। बीइंग अ फर्स्ट टाइमर एक पेन क्या होता है, तो ये जो कॉलेज पास आउट लोग और पास करते ही एक कोरोना का अटैक, यू नो, तो मोस्ट ऑफ देम वेर हार्ट ब्रोकन कि अब हमारी लाइफ का क्या होगा, करियर का क्या होगा। उन लोगों को आपने लिया। हाँ, तो वो इस तरह से क्रू बनते गया, सब नए लोग आते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया और इस तरह से फिल्म सामने आई। तो ये सारी प्रोसेस आपको सिखाती है, अगर कहाँ रिसोर्सेज आपके पास दस्तयाब ना हो, मुहैया ना हो, तब आप किस तरह से अपने काम को अंजाम देना और आगे बढ़ना, आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। आप साजिद नडियाडवाला से कैसे मिली और आपको फिर कब बागी 2 मिली? बागी जो नॉर्मली 2017-18 में मैं उस समय कर रहा था, कुछ शोज वगैरह कर रहा था, जमाई राजा था वो कर रहा था, तो उस समय मेरी मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला की टीम के साथ। ओके। तो मैंने उनको 3 आइडियाज सुनाए थे। वो आइडियाज उनको बहुत पसंद आए। दे टुक कपल ऑफ वीक्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट। उन्होंने कहा कि हम ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं, यू आर इन अ डिफरेंट थोड़ा सा जोन, अलग जॉनर है आपका, वो है हम लोग हैप्पी फिल्में बनाते हैं, इससे मासेस के लिए बनाते हैं, एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्में बनाते हैं, मसाला। तो उसके बाद ये हुआ कि बागी की टीम ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। हाँ। तो मुझे राइटर्स की भी टीम फाइनल हो चुकी थी। सब वहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग्स चल रही थी, तो मुझे सिर्फ बुलाया गया क्लाइमेक्स लिखने के लिए। हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको क्लाइमेक्स में, क्योंकि हमने एक तेलुगु फिल्म है क्षणम, उसका हमने कॉपीराइट लिया था और उसका रीमेक था, बट जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही चेंज हो गए थे, सब कुछ चेंज हो गया था। तो उसके क्लाइमेक्स में ये लोग फंस रहे थे। इन्होंने मुझे बोला कि तुम आओ अगर तुम इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड मतलब मैं तो भागा गया। हाँ। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे आज भी याद है। जब अहमद भाई से पहली बार मिला था तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो तुम फिल्में करना चाहते हो या लिख रहे हो उस तरह का नहीं है, और ये एक वो है, रीमेक है, तो समझ लो कि यू हैव टू स्विम विथ वन हैंड टाइड, एक हाथ आपका बंधा होगा, लेकिन मतलब बंदिशें होंगी, लेकिन उसी में हमें अच्छा करना है। मैं कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हमने फिर वो क्लाइमेक्स जो था वो 2 दिन में हमने सॉर्ट आउट करके दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिए। खुश हो गए। दे स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर एवरी मीटिंग। मैंने कहा चलो, आई विल हैंग अराउंड विद फिल्मी गाइज, तो मैं भी ये मौका कैसे छोड़ता। फिर देन आई रियलाइज्ड कि इन्होंने तो अभी तक स्क्रीन प्ले भी नहीं लिखा। तो मतलब फाइनली आपके हिस्से आ गए वो फिल्म। स्क्रीन प्ले का जो हिस्सा था, वो लिखने की जिम्मेवारी जो थी, वो मैं एक सिर्फ क्लाइमेक्स लिखने गया था, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे है और मैंने पूरा स्क्रीन प्ले मैंने लिखा। वाह, लवली। पर डायलॉग्स में भी आपका योगदान रहा होगा। डायलॉग्स, अब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन डायलॉग्स के लिए एक अलग राइटर थे। यहाँ हमारे मेन तो स्क्रीन प्ले होता है। नॉर्मली बाहर अगर आप फिल्म देखें तो देयर इज नो डायलॉग राइटर, बिकॉज स्क्रीन पे जो प्ले हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले, करेक्ट। सो तभी मैंने कहा कि स्क्रीन प्ले लिखना बहुत जोखिम का काम होता है, और स्क्रीन प्ले ही अगर फिल्म का अच्छा ना हो तो फिल्म जो है वो नाकामयाब साबित होती है, क्योंकि आपको शायद तब ये पता नहीं होगा कि ये फिल्म इतनी बेहतर सक्सेसफुल हो सकती है, बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, या आपको काम पे बड़ा भरोसा है कि मेरे स्क्रीन प्ले की वजह से ये तो हिट होनी ही होनी है। 2 बात थी एक्चुअली। एक तो पहली बार जब कुछ भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं वो सोचता हूँ कि ऐसा पहले तो नहीं कहा गया है। ओह लवली। कई बार तो अपना थॉट प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्हाइल राइटिंग एंड बट इट्स एन अमेजिंग प्रोसेस। जब आप कुछ नया जब फाइनली आप क्रिएट करते हो ऐसा, तो आपको लगता है कि यू फील सेटिस्फाइड जब आप। मे बी दैट इज़ द रीज़न जो बागी 2 ने कमाल कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमें कहीं तरीके से नहीं लग रहा है कि ये शनम से तो इंस्पायर थी, या फिर मैंने भी कई लोगों से बात की, मैंने उनको कहा, वो कह रहे नहीं ये तो बिल्कुल अलग थी। क्योंकि इसमें जो आपने एज ए कहानीकार, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर किया, वो बिल्कुल डिफरेंट था। जिस तरह से आपने कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मुखातिब करवाया, और मिस कर दिया आपको बताने का। हाँ बताएं।
सब नर्वस थे बिकॉज अहमद भाई की भी पहली हिट थी ये बहुत बड़ी। तो मैंने उनको हफ्ते पहले मैंने एक मैसेज भेजा था अहमद भाई को कि सी माय फर्स्ट शो वाज केबीसी सीजन 1, ठीक है, एंड इट वाज सुपर हिट एंड आई एम श्योर द गॉड इज काइंड, दिस विल बी सुपर हिट आल्सो, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ये मैंने रिलीज से एक हफ्ते पहले उनको मैसेज। बट आपको पता था, मतलब कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये था कि ये हिट हो जाएगी, हिट होगी। लवली। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इसी बात पर। हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। A warm welcome to you all after the short break। चल रहा है आपकी का चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और आज राब्ता कर रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी कुछ ना होकर भी आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस हौसले को बुलंद रखना है और क्या करना है। हम मिलवा रहे हैं आज आपको जो इस वक्त और भी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी फिल्मों के बारे में, नीरज कुमार मिश्र से, बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। चलिए कुछ और बातें करें इनसे। समानंतर ऑलरेडी इसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और बहुत बड़े दिग्गजों ने अप्रिशिएट किया है। जब यहाँ थिएटर में आएगी, क्या आपको महसूस होता है कि यहाँ पे लोग भी पहले तो ये सोचेंगे, आप कितना भी कहें फाइनली है तो हॉरर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हॉरर फिल्में बनी है, कुछ ही हॉरर फिल्में हैं जो चल पाई है, आपको ऐसा महसूस होता है किस तरह से आप उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो क्या सोचा आपने, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? मैं तो इस पे हॉरर से ज़्यादा मैं जो कर्मा की फिलॉसफी है और एक जो पैरेलल, इसमें कोई ऐसा आपको घोस्ट नहीं दिखेगा जो कि आकर के आपको डरा रहा हो या कहीं कोने में खड़ा हो करके रात के अंधेरे में आपको देख रहा हो, ऐसा वो शॉकिंग मोमेंट्स नहीं है। इसमें वो फैक्टर्स हैं जो हम एक अननोन रेल्म, जो लाइफ के आगे क्या है हमें नहीं पता है। हर एक इसी सवाल में रहता है, हर इंसान इसके बाद क्या है, मरने के बाद क्या। बट इट्स वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ना। तो एक उस टेरिटरी को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई दैट्स अ पैरेलल वर्ल्ड। हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब किताब उधर ही होता है और हमें पता नहीं है वो वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग थ्योरी है, लेकिन हिसाब तो होता है, ये तो पता है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है, वो नाम भी जो समानांतर है, संस्कृत वर्ड, हाँ, इट्स अ संस्कृत वर्ड, हिंदी वर्ड आप हिंदी में भी बोलते हैं, बट इट हैज द यूनिवर्सल थ्योरी जो है, जो सब में, बुद्धिज्म में भी बोला जाता है, कर्मा का जो एक थ्योरी है वो हर इंसान को अपील करेगी। इसलिए ये फिल्म शिकागो में भी दिखाई गई और अभी पिछले हफ्ते इटली में भी दिखाई गई है और एप्रिसिएशन बहुत। और मैं आपको बताऊं, दो हमने वर्क इन प्रोग्रेस कॉपी भेजा था कांस में, तो ऑफिशियल सिलेक्शन के फाइनल राउंड तक पहुंची थी, जब विदाउट एनी बैकअप। तो वो लगता है यू फील कि कुछ तो अच्छा बना ही होगा। हाँ, क्योंकि आपकी पहली फीचर फिल्म है ये और आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं कि शुरुआत में अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या आप आगे की चिंता नहीं करते? मैं बिल्कुल इस फिल्म को लेकर के उतनी चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि ना इसमें सलमान खान है ना इसमें अमिताभ बच्चन। हाँ, सीधी सी बात है। मैं बहुत ही रियलिस्टिक हूँ मैं, क्योंकि आज जो ऑडियंस हो गई है, कोविड के बाद एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, तो आज जो एक फिल्मों की जो हालत हो रही है, बड़े बड़े फिल्मों की, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट। और एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है हमारे ऑडियंस ने कि कंटेंट इज द किंग। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, एज ए प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, आपने जोखिम उठाया है, तो आपको लगता है कि
तीनों काम एक साथ करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को आपने अच्छे से निभाया है, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में भी ये तीनों जिम्मेदारी एक साथ निभाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक फिल्म के आप या तो डायरेक्ट बनो, या तो उसको प्रोड्यूस करो, या तो फिर उसको लिखो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये अच्छा लगता है मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा लगता है। और मल्टीटास्किंग इसलिए अच्छा लगता है कि आप जब एक कहानी एक कोरे पन्ने पे लिखना शुरू करते हो तो आपके जहन में विजुअल्स चलने लगते हैं। और मैं बचपन से फोटोग्राफी में भी था, तो मेरे विजुअल सेंस थोड़े से और बचपन से ही वो पॉलिश होते रहे। तो जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ और वो क्या दिखेगा, यू नो। और जब आप इतने साल टेलीविज़न में अगर आपने गुजारे हैं और ये सब सारी चीज़ें देखी हैं कि डे टू डे बेसिस पर किस लेवल पे हर दिन डेडलाइन मीट करना होता है और एक सर्टेन प्रोडक्ट तैयार करना होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, वो तो आप इन जनरल सीख जाते हो, यू नो। आप बिहार से आए थे, यहाँ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास भी आपने कई बार कोशिश किया होगा कि आप जाएं, या आपके पास कई सारी कहानियाँ होंगी या काफ़ी कुछ लिखा होगा, सुनाया भी होगा, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिली है आपको, या कहीं आप रिजेक्शन के तो मतलब दिल दुखा के यार ये क्या पे हम बैठे हुए हैं। हाँ, इतना रिजेक्शन। हर इंसान, आई थिंक एवरीबॉडी गोज थ्रू दैट रिजेक्शन प्रोसेस, बिकॉज आपको कई लोगों को आपकी कहानी समझ में नहीं आती है, कई लोगों को आपका नैरेटिव समझ में नहीं आता है। कहना क्या चाहता है? कई लोग होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री की एक सर्टेन ग्रामर बहुत दिन से चल रही है, ये चल रहा है मार्केट में, इसी तरह का बनाओ, इसी तरह का बनाते हैं, ऐसा ही कुछ बनाते हैं, ये हिट हो जाएगा, ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बोल दिए, या कुछ ज़्यादा ही उसमें एरर्स निकाले। तो आई थिंक ये हम सबकी जीवन का हिस्सा है, चाहे हम कहीं भी हों, हमें ये रिजेक्शन जब तक आप कुछ करके, शायद इसी वजह से ये समानांतर भी मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये देखो, ये लिमिटेड रिसोर्सेज में इन सब चीज़ों में मैंने ये बनाया, सब कुछ मैंने खुद किया, तो अगर आप मुझे सब कुछ दो तो मुझे मैं क्या कर दो, सकता हूँ? मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे रिसोर्सेज दो और मैं तुम्हें बेहतरीन फिल्में दूंगा। एनीवेज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपके साथ और भी बातें करनी थी लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन जब आपकी ये फिल्म अब यहाँ रिलीज़ हो जाएगी, हमारे भारत में थिएटर्स में आएंगी, तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि इसकी ग्रैंड सक्सेस के बाद हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और हम बात करेंगे उन बारीकियों पर जो कहीं ना कहीं हमारी सिनेमा में खोसी गई है, जो आज हर एक सिनेमा का शायकीन कहता है कि होना चाहिए, क्योंकि राइटर्स को जितनी इज्जत नहीं मिल रही है, मेरे हिसाब से एक राइटर जो है वो किरदारों को बनाता है, भुनता है, सबसे ज़्यादा अहमियत इंपॉर्टेंस राइटर को ही देनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं अब ऑडियंस को पता चल गया है, शायकीन को, और वो इज्जत बाकी राइटर्स को भी मिले जिस तरह से आपको मिल रही है आजकल। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड हैव यू ऑन द शो। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नीरज जी ने बहुत सारी बातें हमसे की दिल से, और वो भी दिल से, मतलब अगर हम हौसला, उमंग, इरादा, जुनून को अपने पास रखेंगे ना, और मकसद हमारा सही होगा, नीयत भी सही होगी, तो सब कुछ हो सकता है ना। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहूँगी, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।